अरे बेटा तू आ गया, कैलाश जी ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा। बेटा जरा से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा समय निकाल कर तू मुझे डॉक्टर को दिखा ला। ऐसा लगता है मानो जैसे कि इस बूढ़ी हड्डियों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। अब तो हाथ पैर भी काम नहीं करते, अब तो शरीर में भी ढीला सापन आने लगा है। कौशल्या जी ने गंभीरता भरे स्वर में अपने बेटे रवि से कहा। रवि अपने कमरे से निकलकर हॉल में सोफे पर लैपटॉप लेकर बैठ गया। रवि तो अपने ऑफिस के काम में लगा था और लैपटॉप पर नजर गड़ाए हुए था। अपनी माँ की बात सुनकर भी वो अनसुना कर रहा था। कुछ क्षणों तक कौशल्या जी उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती रही, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अंदर से रवि की पत्नी सीमा बाहर आती है और कहती है, ओफो, आप फिर से बाहर आ गई। आपको कितनी बार कहा है कि आप अपने कमरे में से बाहर मत निकला कीजिए। आप अपने कमरे में अच्छे से बैठ नहीं सकती हो क्या? आपको तो बस बहाना चाहिए हमें परेशान करने का। बार बार बाहर आ जाती हैं और हमें परेशान करती हैं। आपको तो बस बहाने चाहिए हम दोनों को परेशान करने का। वैसे तो आप सारा दिन घर में इधर से उधर घूमती रहती हैं। इन्हें देखते ही आपके हाथ पांव का दर्द शुरू हो जाता है। ये सब आपके बहाने हैं काम से पीछा छुड़ाने के लिए। अब ये ऑफिस का काम करें या आपकी सेवा करने के लिए घर पर बैठे रहें। आपके पति तो हमारे लिए कोई खजाना नहीं छोड़ कर गए हैं। अब इनकी कमाई से ही घर चलता है, तो इन्हें चैन से काम करने दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के। सीमा के तेवर सातवें आसमान पर थे। सीमा का गुस्सा देखकर कौशल्या जी दबे हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ चल पड़ी और आकर अपनी टूटी फूटी चारपाई पर लेट गई। कौशल्या जी को दर्द के मारे नींद नहीं आ रही थी। एक तो दर्द और ऊपर से बुढ़ापे का शरीर। नींद आंखों से गायब थी। रवि सुबह भी जल्दबाजी में रहता है और शाम को आते ही लैपटॉप पे अपने ऑफिस के काम पर लगा रहता है। कौशल्या जी मन ही मन आंखों में आंसू भरे सोचने लगी, आखिर अपनी पीड़ा कहूँ तो किससे कहूँ। उन्हें अपनों के बीच होते हुए भी पराया सा लग रहा था। सोचने लगी, जब बेटे को ही फुर्सत नहीं तो बहू से क्या उम्मीद करूं। कौशल्या जी की आंखों के कोर गीली हो गई। कमजोरी के कारण उनका शरीर भी साथ नहीं दे रहा था और उनका बेटा भी उनसे दूर हो गया था। रवि अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसे अपनी बूढ़ी माँ की जरा सी भी परवाह नहीं थी। वो अपने ऑफिस, घर, बच्चों की दुनिया में ही मस्त था। माँ तो उसकी दुनिया में आती ही नहीं थी। अगली सुबह कौशल्या जी बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी। बढ़ती उम्र और शरीर में कमजोरी के कारण वह अपने कमरे में ही बड़ी दर्द से कराहती रही। सुबह के तकरीबन 10 बज रहे थे, पर किसी ने उनसे चाय नाश्ता तक नहीं पूछा। आज रविवार का दिन था, सभी देर तक सो रहे थे, पर 8 बजे तक तो उठ ही जाते थे। कौशल्या जी धीरे धीरे हिम्मत करके उठी और अपनी लाठी की टेक से कमरे के बाहर आई तो देखा कि रवि अपने बच्चों और पत्नी के साथ आलू के पराठे और दही का नाश्ता कर रहा था। पर किसी ने कौशल्या जी से एक बार भी खाने के लिए नहीं पूछा। तभी कौशल्या जी रसोई में गई और पानी लेकर आ गई, तो वो भी फ्रिज का पानी था। वो फ्रिज का पानी पीती नहीं थी और बोतल के पानी से प्यास बुझती नहीं है। कितनी बार कहा है गर्मी में मटकी लेकर आ जा ताकि मैं ठंडा पानी पी सकूं, पर बहू को घर में मटकी रखना झंझट का काम लगता था। बुढ़ापे में बेटे बहू ने पानी के लिए तरसा दिया है। कौशल्या जी मन ही मन बड़बड़ा रही थी। एक बार कौशल्या जी ने बहू को टोक दिया तो सीमा बोली, मम्मी जी हमारे साथ रहना है तो आप अपने नखरे छोड़ दीजिए। आजकल सब फ्रिज का ही पानी पीते हैं, फिर मटकी रखो तो पूरी रसोई की शान खराब हो जाएगी। अब पानी ही तो है, पीना ही है, वो चाहे मटकी का पियो या बोतल का, क्या फर्क पड़ता है। कौशल्या जी पानी पीकर बाहर आई तो सामने देखा कि रवि सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहा है। कौशल्या जी एक बार फिर से रवि से बोली, रवि बेटा मुझे डॉक्टर को दिखा ला, तबीयत सही नहीं लग रही है। ये सुनते ही रवि भड़क गया और गुस्से से चिल्लाने लगा, ये क्या एक ही रट लगाए रखी है अम्मा आपने। आखिर बुढ़ापे का शरीर है, ये छोटे बड़े दर्द तो लगे ही रहते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपको डॉक्टर के पास ही ले जाता रहूं। आपको पता भी है डॉक्टर की फीस कितनी महंगी हो गई है। देखने से पहले तो 100 तरह के टेस्ट लिख देते हैं,
पहले वो करवाओ, फिर अंत में दुनिया भर की दवाइयों का पर्चा हाथ में थमा देती हैं। आप बूढ़ी हो गई हैं, इस उम्र में थोड़ा सहन करना सीखिए। कौशल्या जी का अपने बेटे रवि के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर कलेजा जैसे छलनी सा होता जा रहा था। वह अंदर ही अंदर मायूस हो गई। रवि है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता और अपने कड़वे तीरों के वाण छोड़ता ही चला जा रहा था। बहू भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। कहने लगी, माँ जी, आपको चैन से 2 वक्त की रोटी मिल रही है ना, तो और आपको क्या चाहिए। अचानक अपनी बहू के मुंह से इतने कठोर शब्द सुनकर कौशल्या जी एकदम से सहम सी जाती हैं और मायूसी भरी आवाज में कहती है, ठीक है बहू, मुझे बादाम और खसखस का दूध बना दी। शरीर में थोड़ी सी जान आ जाएगी तो चलने फिरने के लायक हो जाऊंगी। कौशल्या जी ने बड़े उम्मीदों भरे स्वर में अपनी बहू से कहा। सीमा ने मुंह बनाते हुए कहा, ये लो, हम तो कभी एक बादाम भी मुंह में नहीं रखते हैं। बादाम कितनी महंगी आती है। अब इस महंगाई में बच्चों को पढ़ाएं, यह सारे पैसे आपके दूध और बादाम पर खर्च कर दें। आपकी तो उम्र हो गई है माँ जी, पर हमें तो अपनी जिंदगी जीनी है और बच्चों का भी भविष्य देखना है, वो अलग। सीमा तिलमिलाते हुए बोली, मुझे तो लगता है आपके इस जीभ के स्वाद के चक्कर में घर बेचना पड़ सकता है। ओफो माँ जी, आपके तो नखरे दुनिया से अलग हैं। ठीक है बहू, तो कुछ खाने को ही दे दे, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, बहुत जोरों से भूख लगी है। सीमा कौशल्या जी की बात सुनकर अंदर रसोई घर में गई और रात की बची सूखी रोटी और साथ में अचार लाकर दे देती है। सूखी रोटी और अचार को देखकर कौशल्या जी कहने लगी, ये क्या बहू, रात की रोटी मुझसे चबाई नहीं जाती। जो मिलता है चुपचाप खा लीजिए, इस उम्र में भी आपको 56 भोग भाते हैं। सीमा ने मुंह बनाते हुए कहा तो कौशल्या जी चुपचाप अपने कमरे में आ गई और उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें धीरे धीरे चबाने लगी। खाते वक्त उनकी आंखें भर आई, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह का खाना जिंदगी में नहीं खाया था। रोटी खाते खाते वह अपने अतीत की यादों में खो सी गई। उनके पति श्यामलाल जी खेती का काम किया करते थे, जिसे घर खर्च ठीक ठाक चल जाता था और कपड़ों और गहनों से ज़्यादा खाने और पीने की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते थे और उन पर ज़्यादा खर्च करते थे। उनका मानना था कि अच्छा खाएंगे तो शरीर चलेगा ना, गहने कपड़े तो रखे रहते हैं पर शरीर तो हमेशा ही साथ चलता है। हमें सदैव अच्छा खाना चाहिए और अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। कौशल्या जी हमेशा रस की सब्जी में रोटियों को चूर कर खाती थी। इनसे उनका पेट अच्छे से भर जाता था और अपने पति और दोनों बच्चों के साथ आराम का जीवन जी रही थी। बड़ी बेटी का नाम ज्योति और बेटे का नाम रवि है। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी ज्योति की शादी पास के ही गांव में कर दी थी, पर कुछ समय बाद ज्योति के पति की नौकरी विदेश में लग गई, तो वो भी अपने पति के साथ विदेश में ही सेटल हो गई थी। 2 वर्ष बाद बेटी की शादी के बाद उन्होंने अपने बेटे की शादी सीमा नाम की लड़की से करवा दी थी। सीमा यूं तो दिखने में सीधी सादी लगती थी, पर शादी के बाद उसका व्यवहार इतना ही बुरा निकलेगा, कौशल्या जी ने यह कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उनकी बहू सीमा जब भी बोलती कड़वा ही बोलती। वो सबके सिर पर सवार रहती थी और अपने ससुर जी का भी लिहाज नहीं करती थी। यूं ही समय बीतता चला गया और एक दिन श्यामलाल जी को अचानक हार्ट अटैक आ गया और वो देखते ही देखते इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब घर में केवल कौशल्या जी, उनका बेटा और बहू ही रह गए थे। अपने पिता के मृत्यु की खबर सुन ज्योति विदेश से अपने गांव आती है। भाभी सीमा का अपनी माँ के प्रति व्यवहार देखकर वह दंग रह जाती है और माँ को साथ चलने को कहती है, पर कौशल्या जी ऐसी मनोस्थिति में नहीं होती कि वह कुछ जवाब दे पाए। कौशल्या जी जाने से मना कर देती है और कहने लगती हैं कि जब मेरे बेटा बहू हैं तो मैं बेटी के घर जाकर क्या करूंगी, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। बेटे बहू के होते हुए बेटी के घर जाकर बैठी है। कुछ समय बाद बेटी ज्योति वापस विदेश लौट जाती है। कौशल्या जी ने सोचा था कि आखिर अपने पिताजी को खोने के बाद बेटे बहू में कोई बदलाव आ जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पर वे दोनों तो और भी ज्यादा कड़वे हो गए थे। बेटे ने भी विधवा बूढ़ी माँ का दर्द नहीं समझा और आखिरकार बहू के बहकावे में आकर अपनी माँ पर ध्यान देना छोड़ दिया। बहू भी कौशल्या जी पर मानसिक अत्याचार करने लगी। वह उनके साथ ऐसा व्यवहार करती जैसे वे घर में है ही नहीं।
एक दिन कौशल्या जी मंदिर में पूजा कर रही थी और उन्होंने ईश्वर को प्रसाद चढ़ा दिया। उन्हें भूख लग रही थी और बहू है कि खाने को ढंग से समय पर नहीं देती थी। उन्होंने कटोरी में रखा प्रसाद खा लिया। उन्हें प्रसाद खाते देखकर सीमा ने कमरे में आते हुए देख लिया और फिर गुस्से में चिल्लाई, मम्मी जी आपको शर्म आनी चाहिए। आप तो प्रसाद ही चोरी करके खा रही हैं, तो और भी न जाने क्या क्या मेरे पीछे चोरी करके खाती होंगी। मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो आपको रसोई में ऐसे ही जाने देती थी, पर आज के बाद आप मेरी रसोई में कदम तक नहीं रखेंगी, समझिए आप। और ना ही मैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी। आपका तो ये रोज का काम हो गया है। कौशल्या जी की आंखों में आंसू लिए सीमा बहू से कहने लगी, बेटी मुझे भूख लगी थी और तुम भी तो समय पर मुझे खाना नहीं देती हो। आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, कितना सहूँ। इतना अपमानित होने के बाद भी आज कौशल्या जी फूट फूट कर रोने लगी। उनसे आज बुढ़ापे के कारण भूख सहन नहीं होती थी। उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में भूख लग रही थी। जब बहू ने कुछ देर तक खाने को नहीं दिया तो उन्होंने प्रसाद ही उठाकर खा लिया। इस तरह रोज रोज के अपमान से तो वो परेशान हो चुकी थी। करती भी क्या बेचारी, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें तो मजबूरी में ही सही, पर रहना तो बेटे बहू के साथ ही था ना। सीमा उन्हें न तो रसोई में खाना बनाने देती थी और न ही समय पर खाना देती थी, पर बाहर के सारे काम वो कौशल्या जी से ही करवाती थी। झाड़ू पोछा और बर्तन के साथ सब्जी काटना, कपड़े धोना और कपड़े समेटना। अब इस उम्र में कौशल्या जी से काम कहाँ बनता था। वह थोड़ी थोड़ी देर में थक हार कर बैठ जाती थी और उतनी सफाई से काम नहीं कर पाती थी जितना बहू चाहती थी। जब वह पूरे घर का काम कर लेती थी तब भी सीमा उन्हें ताने देने से बाज नहीं आती थी। ज्यादा काम करने की वजह से उनके पाँव में दर्द रहने लगा था, लेकिन रवि और सीमा कौशल्या जी की थोड़ी सी भी परवाह नहीं करते थे। उन्हें ढंग से खाना पीना भी नहीं देते थे। रवि और सीमा दोनों अपनी ही दुनिया में मस्त थे और अपने पर ही ध्यान देते थे और ना ही अपने बच्चों को कौशल्या जी के पास जाने देते थे। घर में कौशल्या जी के होने या ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब तो कौशल्या जी को ऐसे लगने लगा था मानो जैसे वो इस घर में है ही नहीं। कौशल्या जी घर में बड़े पुराने सामान की तरह थी, जिसकी कोई कद्र न थी। दोनों अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरा करते थे, पर कौशल्या जी की जरूरतों की अपेक्षा कम देते थे। एक दिन कौशल्या जी का चश्मा टूट गया। दरअसल वो कई महीनों से टूटे चश्मे से काम चला रही थी, पर फिर भी रवि ने नया चश्मा बनवा कर नहीं दिया। उनकी साड़ियाँ भी पुरानी हो गई थी, चप्पलें भी घिस गई थी। वो इन सब खर्चों के लिए पूरी तरह से बेटे और बहू पर निर्भर थी, क्योंकि उनके पति की कोई पेंशन तो आती नहीं थी, तो वे करती भी क्या। इसी बीच कौशल्या जी की छोटी बहन ने घर में पूजा रखवाई थी और उन्होंने कौशल्या जी के सह परिवार को निमंत्रण दिया था। उनका भी जाने का बहुत मन था, क्योंकि घर में उन्हें घुटन सी महसूस होती थी। पर वो क्या कहती बेचारी, खुलकर बोल नहीं पाती थी। फोन पर वो जब भी किसी से बात करती थी तो सीमा सामने खड़ी हो जाती थी और वो ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाती थी। बेटी ज्योति के फोन आने पर भी वो कुछ नहीं बोलती थी। कौशल्या जी को अपनी बेटी ज्योति से मिले हुए लगभग 3 साल हो चुके थे। अब बहन ने बुलाया तो वो खुश हो गई, क्योंकि उनका भी अपनी बहन से मिलने का बड़ा मन था। वे बहुत खुश थी। रवि ट्रेन के टिकट बनवा रहा था, तभी सीमा आ गई। अरे एसी में टिकट बनवाने की आपको क्या ज़रूरत है, जर्नल में ही चले जाएंगे। पूजा ही तो जाना है, बेकार ही खर्चा क्यों करना। रवि ने सीमा की बातें सुनकर भी जनरल डिब्बे में ही टिकट बनवा दिया। कौशल्या जी जब ट्रेन में बैठी तो उन्होंने चैन की सांस ली, वरना कितने महीने से वो जेल की जिंदगी जी रही थी। जैसे ही वह ट्रेन से उतरी, उनकी बहन का बेटा उन्हें लेने आया था। इतना सम्मान पाकर वो बहुत खुश हुई। पूजा का घर था, चारों तरफ रौनकें लगी हुई थी। वहां जाकर सबसे मिली। जब छोटी बहन ने उन्हें गले लगाया तो वो फूट फूट कर रोने लगी, जैसे आज दिल का सारा गुब्बार ही निकाल दिया जाए। शाम को घर में छोटी सी पूजा थी। पंडित जी ने पाठ रखवाया और सबने प्रसाद ग्रहण किया। थोड़ी देर बाद उनकी नजरें ऊपर उठी तो देखा सामने उनकी बेटी ज्योति खड़ी थी। अपनी बेटी को सामने पाकर वो रोने लगी और उसे कसकर गले से लगा लिया।
माँ, आप क्यों रो रही हैं? मैं आ गई हूँ ना, और अब आपको मेरे साथ विदेश चलना ही होगा। अब मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी। मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। आप मुझसे जब भी बात करती थी तो पता लग जाता था कि आप खुश नहीं हो। मेरे लिए आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है माँ, इसलिए मैं आपको लेने आई हूँ। ज्योति की यह बात सुनकर कौशल्या जी बोली, लेकिन ऐसे कैसे बेटा? मैं कुछ समझी नहीं। अचानक तुम यहाँ कैसे? अच्छा, तुझे भी तेरी मौसी ने बुलाया होगा। तो कौशल्या जी ने बड़ी उम्मीद भरी नज़र से उसको देखा तो ज्योति ने नहीं में जवाब दिया। नहीं माँ, मुझे मौसी ने नहीं बुलाया, बल्कि मैंने मौसी को कहा था कि आप घर में पूजा रखवाइए ताकि मम्मी यहाँ आ सके। मैंने आपका टिकट बनवा लिया है और अब आपको मेरे साथ चलना होगा। अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाली। मुझे सब पता है कि भैया और भाभी आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मैंने आस पड़ोस से मालूम किया है और मुझे सच्चाई का पता चल चुका है। क्या तू घर के आस पड़ोस में जाकर आ गई है और घर नहीं आई? कम से कम रवि और सीमा से तो मिल लेती। नहीं मम्मी, मैं उन दोनों को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी और मैं उन दोनों से मिलना भी नहीं चाहती हूँ जिन्होंने मेरी माँ को इतनी तकलीफ दी। मैं उनका चेहरा कभी नहीं देखना चाहती। तभी कौशल्या जी ने पूछा, तू मुझे घर से भी लेकर जा सकती थी ना? यहाँ मौसी के घर बुलाने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ी? कौशल्या जी ने आश्चर्यचकित होकर ज्योति से पूछा, माँ, यह मौसी की समाज में अच्छी जान पहचान है और इनके जेठ जी की बेटी वकील है। और आप जानती हैं माँ, मैंने उसे सारी बात कर ली है। भले ही पापा हमारे लिए कुछ ना छोड़कर गए हों, पर वो ये मकान तो छोड़कर गए हैं ना, जहाँ पर आप लोग और भैया भाभी रह रही हैं। और ये घर तो आपके नाम पर ही है। आपका घर पर मालिकाना हक है, फिर भी आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। अपनी बेटी ज्योति की बातें सुनकर कौशल्या जी के अंदर का आत्मविश्वास जाग उठा। हाँ, अब मुझे बेटे बहू के साथ नहीं रहना है। अब मैं उनके अत्याचारों और उपेक्षा नहीं सह सकती। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ बेटी? कौशल्या जी ने कहा, आप उन्हें घर खाली करने का नोटिस भेज सकती हैं माँ, तभी दोनों की अक्ल ठिकाने पर आएगी। ज्योति ने कहा। कौशल्या जी ने नोटिस पर साइन कर दिए और उन्हें घर खाली करने का नोटिस भी भिजवा दिया। कुछ दिनों बाद नोटिस पाकर रवि और सीमा के पैरों तले से जमीन सरक गई। ये देखो, तुम्हारी अम्मा पूजा में अपना भला करने गई थी, चाहे बेटे बहू सड़क पर क्यों ना आ जाएं। अब हम सामान और बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? अच्छे भले हम यहाँ रह रहे थे, सीमा गरजती हुई आवाज में बोली। सीमा गुस्से से अपने पति रवि पर बरस पड़ी। अपनी अम्मा का ये रूप देखकर रवि को हैरानी हुई और पछतावा भी। अम्मा ने कुछ गलत नहीं किया, हम ही उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। जब हमने गलत कर्म किए तो हम अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं सीमा? हमें ये घर खाली करना ही होगा। जब हमने अम्मा की जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई तो हमारा उनकी किसी भी चीज़ पर कोई हक नहीं बनता, उनकी जायदाद पर भी कोई हक नहीं बनता। हमें यहाँ से जाना होगा। अम्मा को हमने कितना दुख दिया है, उनका कितना दिल दुखाया है, उन्होंने तभी यह कदम उठाया होगा, वरना मेरी माँ ऐसी नहीं है। नोटिस का जवाब आ चुका था। रवि और सीमा ने घर खाली कर दिया। अब वो पछतावे की आग में जल रहे थे और कौशल्या जी घर बेचकर बेटे बहू से नाता तोड़कर हमेशा के लिए अपनी बेटी के साथ रहने के लिए विदेश चली गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।